गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुद्रास्फीति के कारणों और प्रभावों को जान लेने के पश्चात आज हम मुद्रास्फीति के नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। मुद्रास्फीति के निरंतर विद्यमान रहने से अर्थतंत्र में इसके संचयी प्रभाव घातक होते हैं। परिमाणतः अर्थव्यवस्था विनाश के कगार पर पहुंच सकती है और यद्यपि मुद्रास्फीति के प्रारंभिक प्रभाव आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन दीर्घकाल में क्या होता है? दीर्घकाल में अधिक मुद्रास्फीति आर्थिक विकास में बाधक तत्व है, क्योंकि समाज में नकारात्मक आय वितरण प्रभाव तथा वास्तविक आय में निरंतर ह्रास के कारण दीर्घकाल में प्रभावपूर्ण मांग में कमी आती है और फलस्वरूप वास्तविक विनियोग भी घटते हैं। इन प्रभावों से अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी की स्थिति भी आ सकती है। इसलिए प्रोफेसर कुरिहारा ने कहा है कि अनियंत्रित मुद्रास्फीति में भविष्य की मंदी के बीज निहित होते हैं। तो बहुत ज्यादा जब मुद्रास्फीति विस्तार हो जाता है तो धीरे धीरे यह मंदी की ओर अर्थव्यवस्था को ले जाता है। मुद्रास्फीति का नियंत्रण एक जटिल और कठिन कार्य है। इससे नियंत्रित करने के उपायों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: मौद्रिक उपाय, राजकोषीय उपाय, प्रत्यक्ष उपाय और एक अन्य उपाय में बाकी को हम डाल सकते हैं मॉनेटरी मेजर्स, फिस्कल मेजर्स, डायरेक्ट मेजर्स एंड अदर मेजर्स। तो सबसे पहले हम लेते हैं मौद्रिक उपाय यानी मॉनेटरी मेजर्स। मुद्रास्फीति का देखिए मूल कारण जो है वो अर्थव्यवस्था में आवश्यकता से अधिक मुद्रा का चलन में होना है। मौद्रिक उपाय के अंतर्गत मुद्रा की पूर्ति को राष्ट्र की मौद्रिक सत्ता जो है वो उसके द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। मौद्रिक उपाय एक देश की मौद्रिक नीति के प्रमुख अंग होते हैं और किसी भी राष्ट्र की मुद्रा और साख के समग्र प्रबंध की नीति मौद्रिक नीति कहलाती है। और मुद्रास्फीति नियंत्रण के जो मौद्रिक उपाय हैं उनमें सबसे पहला है पुनः बट्टा दर में वृद्धि यानी इंक्रीज इन रीडिस्काउंटिंग रेट। अब देखिए केंद्रीय बैंक स्फीति नियंत्रण के लिए जो है पुनः बट्टा दर यानी रीडिस्काउंटिंग रेट में वृद्धि कर सकता है। यह इस पुनः बट्टा दर में वृद्धि से बैंकों की सामान्य ऋण ब्याज दर में वृद्धि होती है। इससे साख महंगी होती है तथा साख के चलन में कमी आती है और बैंकों द्वारा देखिए प्रतिभूतियों के माध्यम से कोषों में वृद्धि करने तथा बैंकों द्वारा ऋण ब्याज दर में वृद्धि नहीं किए जाने से पुनः बट्टा दर उपाय का प्रभाव जो है वे व्यवहार में सीमित रूप से प्रभावशाली हो सकता है। तो ये जो पुनः बट्टा दर की जो विधि है वो पूरे रूप से प्रभावी कई बार नहीं होती है। तो दूसरी विधि है खुले बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय, सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन दी ओपन मार्केट। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए सरकार और या केंद्रीय बैंक देखिए खुले बाजार में प्रतिभूतियों के विक्रय के द्वारा जो है वो मुद्रास्फीति का नियंत्रण कर सकती है और इससे जनता की अतिरिक्त जो क्रय शक्ति है वो सरकार को हस्तांतरित हो जाती है और बैंक की साख सृजन क्षमता घट जाती है। नेक्स्ट है मौद्रिक उपाय नकद कोष अनुपात में वृद्धि, जिसको हम कहते हैं इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो। केंद्रीय बैंक के द्वारा बैंकों के नकद कोषों की मात्रा को नकद कोष अनुपात में वृद्धि करके बढ़ाया जा सकता है, जिससे बैंकों की साख सृजन क्षमता घटती है। नेक्स्ट है मॉनेटरी मेजर सुदृढ़ वित्तीय अनुशासन, जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसिप्लिन। सरकार को अधिक कठोर वित्तीय अनुशासन और संयम जो सुदृढ़ सिद्धांतों पर आधारित हो का अनुसरण करते हुए अतिरिक्त मुद्रा निर्गमन और हीनार्थ प्रबंधन पर नियंत्रण सरकार कर सकती है। नेक्स्ट है साख की राशनिंग, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। साख की राशनिंग के माध्यम से केंद्रीय बैंक उपभोक्ता साख को नियंत्रित कर सकती है। विशेष उद्देश्यों के लिए साख को प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष के लिए साख की एक निश्चित सीमा का निर्धारण करके साख का नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट है मॉनेटरी मेजर मार्जिन में वृद्धि, इंक्रीज इन मार्जिन। देखिए केंद्रीय बैंक साख के नियंत्रण के लिए मार्जिन आवश्यकताओं में भी वृद्धि कर सकती है। अब मार्जिन किसे कहते हैं? मार्जिन से तात्पर्य दिए गए ऋणों के मूल्य तथा ऋणों के लिए रखी गई प्रतिभूतियों के मूल्य के अंतर से है।
मुद्रास्फीति के समय साख नियंत्रण हेतु इस अंतर को बढ़ा दिया जाता है। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा कम हो जाती है तथा उसका इच्छित प्रयोग ही होता है। तो संक्षेप में देखिए, मौद्रिक जो उपाय हैं उनके अंतर्गत मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण किया जाता है, जिसको हम कहते हैं डियर मनी पॉलिसी। लेकिन देखिए, अधिक मुद्रास्फीति की स्थिति में मौद्रिक उपाय की अपनी सीमाएं हैं और ऐसी स्थिति में ये उपाय एकांकी रूप में अप्रभावी रहते हैं। और प्रोफेसर कुरिहारा ने भी इस संबंध में कहा है कि मुद्रास्फीति में अधिक अर्जन की स्थिति में पूंजी की सीमांत उत्पादकता ऊंची होने से विनियोग ब्याज से अप्रभावित रहते हैं, अर्थात अर्थव्यवस्था में ऊंची ब्याज दर होने पर भी अधिक विनियोग होते हैं। तो साथ ही देखिए, मौद्रिक नीति को बहुत कठोरता से लागू करना संभव नहीं होता है, तो कुछ सीमाएं हैं मौद्रिक उपायों की। और फिर भी गौण रूप में हम प्रोफेसर हैंसन ने कहा है कि मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति के नियंत्रण में उपयोगी जरूर है। नेक्स्ट सेट ऑफ मेजर्स जो है मुद्रास्फीति का नियंत्रण करने के लिए, वो है राजकोषीय उपाय यानी फिस्कल मेजर्स। देखिए, फिस्कल नीति में आपको बता दूं, यहाँ पर फिस्कल मेजर्स या राजकोषीय नीति जो होती है वो सरकार की आय, व्यय और कर संबंधी नीति होती है। तो राजकोषीय उपाय मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए प्रभावकारी उपाय हैं, जिसमें करारोपण, लोक ऋण व सार्वजनिक व्यय से संबंधित उपाय सम्मिलित होते हैं। सबसे पहला है इसमें करों में वृद्धि यानी इंक्रीज इन टैक्सेस। सरकार प्रगतिशील कर प्रणाली के माध्यम से नए कर लगाकर अथवा पुराने करों की दर में वृद्धि करके जनता की मौद्रिक आय एवं प्रभावी मांग में कमी कर सकती है। देखिए, मुद्रास्फीति का जितना भी नियंत्रण है वो कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को नियंत्रित करना है। तो जैसे ही हम मनी सप्लाई को, वो जो भी मेजर है वो मनी सप्लाई को अगर नियंत्रित करता है तो वो मुद्रास्फीति पर भी उसके फलस्वरूप नियंत्रण होता है। तो करों में वृद्धि के माध्यम से उत्पादन को अप्रभावित रखते हुए मांग को सीमित किया जा सकता है। नेक्स्ट राजकोषीय उपाय है सार्वजनिक व्यय में कमी यानी डिक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। मुद्रास्फीति काल में सरकार को वित्तीय अनुशासन एवं संयम का पालन करना चाहिए। विशेषतः वर्तमान में विकासशील राष्ट्रों में मुद्रास्फीति का मूल कारण अनियंत्रित सरकारी व्यय है, जो कि गैर विकासात्मक प्रकृति का होता है। तो सार्वजनिक व्यय में कमी करके भी हम मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट है सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार सार्वजनिक ऋणों की मात्रा में वृद्धि कर सकती है, जिससे समाज की अतिरिक्त मांग में कमी होती है। साथ सरकार अपने पिछले ऋणों के भुगतान को कुछ समय तक स्थगित कर सकती है। नेक्स्ट है संतुलित बजट, बैलेंस्ड बजट। सार्वजनिक व्यय में कमी और वित्तीय अनुशासन लाने के उद्देश्य से सरकार संतुलित बजट का अनुसरण कर सकती है, जिससे देखिए, क्योंकि असंतुलित बजट में जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग या हीनार्थ प्रबंधन के माध्यम से सरकार को अनियंत्रित सार्वजनिक व्यय सरकार जब करती है तो उसको कंट्रोल करके संतुलित बजट बना करके सरकार मुद्रास्फीति पर नियंत्रण ला सकती है। नेक्स्ट है सामाजिक बचतों को प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट ऑफ सोशल सेविंग। कीन्स ने मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए अनिवार्य बचतों या स्थगित वेतन या बाध्य बचतों को अस्फीतिकारक माना है। करों में छूट देकर स्वैच्छिक और अनिवार्य बचतों जो है ऑटोनोमस और कंपल्सरी सेविंग को प्रोत्साहित किया जा सकता है तथा उपभोक्ता को बचत पत्र खरीदने के लिए बाध्य किया जा सकता है। नेक्स्ट उपाय है मुद्रा का अधिमूल्यन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ मनी। विदेशी मुद्राओं की तुलना में घरेलू मुद्रा का अधिमूल्यन जो है वो 3 रूपों में अस्फीतिकारक होता है। पहला, अधिमूल्यन से निर्यात हतोत्साहित होते हैं, जिससे घरेलू बाजार में वस्तुओं की पूर्ति बढ़ती है। दूसरा, अधिमूल्यन से आयात सस्ते होते हैं, वह घरेलू मांग की पूर्ति आयातों से की जा सकती है। तीसरा, कच्चे माल के आयात की कीमत घटती है, जिससे उत्पादन लागत में कमी आती है और मुद्रास्फीति में कमी आती है। तो मुद्रास्फीति के नियंत्रण में अधिमूल्यन उपाय भी किया जा सकता है, परंतु इसकी भी अनेक सीमाएं हैं, क्योंकि अन्य राष्ट्रों द्वारा स्वयं की मुद्रा का अधिमूल्यन करने से यह नीति
अप्रभावी हो जाती है। तो ये तो सारे हुए राजकोषीय उपाय। और व्यवहार में देखिए एकल रूप में न तो मौद्रिक उपाय और न ही राजकोषीय उपाय मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए? मौद्रिक और राजकोषीय उपाय दोनों की सहायता से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा सकता है। और अतः देखिए मौद्रिक उपाय और राजकोषीय उपाय क्या कह सकते हैं हम? एक दूसरे के अनुपूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जिन्हें मुद्रास्फीति के नियंत्रण में संयुक्त रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट सेट ऑफ मेजर्स जो हैं वो है प्रत्यक्ष नियंत्रण के तरीके यानी डायरेक्ट कंट्रोल मेजर्स। तो देखिए इसमें सरकार मुद्रास्फीति को प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करके नियंत्रित करने का प्रयास करती है। सबसे पहला है इसमें उत्पादन में वृद्धि यानी इंक्रीज इन प्रोडक्शन। देश में उत्पादन में वृद्धि और उसके समायोजन मुद्रास्फीति के नियंत्रण का सर्वश्रेष्ठ नियंत्रणात्मक उपाय है। यद्यपि कीन्स के द्वारा कीन्स के अनुसार मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार के स्तर के बाद की अवस्था है और पूर्ण रोजगार के स्तर के बाद उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं है, लेकिन उत्पादन समायोजन के द्वारा संसाधनों के पुनः आवंटन के माध्यम से अनिवार्य उपभोग वस्तुओं का उत्पादन अन्य उपभोग वस्तुओं की अपेक्षा बढ़ाया जा सकता है। और इस तरह से पूर्ण रोजगार से पूर्व की स्थिति में संसाधनों के विवेकशील प्रयोग, पूर्ण क्षमता व श्रेष्ठ तकनीक के द्वारा क्या कर सकते हैं? पूर्ण रोजगार स्तर को और ऊपर हम सरकाकर उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष नियंत्रण का तरीका मूल्य नियंत्रण या राशनिंग, प्राइस कंट्रोल एंड राशनिंग। मुद्रास्फीति में देखिए वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार कमी वाली वस्तुओं के संदर्भ में मूल्य नियंत्रण और राशनिंग की व्यवस्था लागू कर सकती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अनेक राष्ट्रों ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए राशनिंग और मूल्य नियंत्रण को अपनाया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार वस्तुओं की उपलब्धता, वितरण तथा कीमत को सुनिश्चित कर सकती है। और नेक्स्ट मेजर है प्रत्यक्ष नियंत्रण में, वो है मजदूरी नीति। लागत प्रेरित स्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार मजदूरी में वृद्धि की सीमा निर्धारित कर सकती है। जो मजदूरी है वो लागत का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए अगर हम मजदूरी की दर में वृद्धि को हम सीमित कर देंगे तो एक तरह से मुद्रास्फीति को भी हम नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कैटेगरी वो है अदर मेजर्स की। अब देखिए अन्य उपायों के अंतर्गत सरकार अपनी प्रशासनिक और प्रबंधकीय कुशलता के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करती है और इसमें वस्तुओं के संग्रहण एवं कृत्रिम कमी की प्रवृत्ति पर रोक, सट्टेबाजी पर नियंत्रण, लाभ वितरण पर प्रतिबंध मुख्य है। और इसके अतिरिक्त सरकार खाद्यान्नों का बफर स्टॉक भी रख सकती है तथा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का प्रयास भी कर सकती है। तो ये सारे तरीके हैं जिनको कि अपना करके सरकार के द्वारा मुद्रा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की स्फीति की जो स्थिति है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। थैंक यू।